हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की नए वीडियो में। सोलो लेवलिंग रैग्नारोक का नया चैप्टर आ चुका है और मैं हाजिर हूँ आपके लिए इसका धमाकेदार एक्सप्लेनेशन लेकर कि तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक एयरपोर्ट का सीन जहां पर कंट्रोल टावर के अंदर कुछ वर्कर्स कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ काम कर रहे थे। तभी उन्हें एक कॉल आता है और जिसने कॉल किया था वो बोलता है कि ये कॉल 472 है, कंट्रोल टावर प्लीज जवाब दो। तो जिस एम्प्लॉई ने उस कॉल को रिसीव किया था वो बोलता है कि हाँ बोलियो। उसके बाद पायलट ने रिपोर्ट किया कि वे इस समय फ्लाइट लेवल 350 पर हैं और हमारे फ्लाइट का कोऑर्डिनेट्स है इतना लैटिट्यूड एंड इतना लॉन्जिट्यूड, और अभी हम दक्षिण कोरिया के हवाई क्षेत्र के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। और मेरे पास एक सवाल है, और वो बोलता है कि क्या इस ऊंचाई पर बर्फ गिरना संभव है। कंट्रोल टावर वाले ने साफ बात कही, बेशक बादलों के ऊपर बर्फ नहीं गिरती। उसके बाद पायलट ने कहा हाँ ये तो कॉमन सेंस है। उसके बाद वो पायलट एक सवाल करता है कि जो वह देख रहा है उसे कैसे समझाए। जैसे ही पायलट ने बाहर देखा उसे आसमान में एक पोर्टल दिखा, यानी वायुमंडल के ऊपर एक डंजन गेट जो किसी तरह बर्फ पैदा कर रहा था। जैसे ही पायलट ने उसे थोड़ा और गौर से देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अचानक एहसास हुआ उसके अंदर कुछ है। उसने कांपती आवाज में रिपोर्ट किया कि दक्षिण कोरिया के हवाई क्षेत्र के ऊपर एक गेट का पता चला है। कंट्रोल टावर ऑपरेटर अविश्वास में अटक गया। एक गेट, शब्द उसके होंठों से जैसे ठंड बनकर निकले। पायलट ने भारी होते दृश्य की रिपोर्ट जारी रखी। गेट के आसपास एक भयंकर बर्फीला तूफान बन रहा है और इस रफ्तार से वे क्रैश हो सकते हैं, इसलिए वे इमरजेंसी लैंडिंग प्रक्रियाएं शुरू कर रहे हैं। अगले ही पल ठंड से संचार कट गया। कंट्रोल टावर ऑपरेटर के चेहरे से खून खींच गया। वे अब भी एक विमान खो चुके थे। कक्ष में मौजूद सभी ने एक दूसरे की तरफ हैरानी और बेबसी से देखा। अभी क्या हो गया? इसी बीच कहीं और अंधेरे में दबी धातुमय गंध और बिखरी हुई खामोशी के बीच क्रोध से चमकती आंखों और खौफनाक दांतों वाला एक राक्षस किसी अदृश्य शिकार को फाड़ खाने को तैयार झुका हुआ था। वह क्षण भर में बिजली सी फुर्ती से झपटा जिस पर हमला कर रहा था उसकी ओर टूट पड़ा। अगले ही सेकंड उसके पूरे शरीर पर बैंगनी रेखाएं कौंधी और वह टुकड़ों में बिखर गया। उसी पल उसका अस्तित्व जैसे धूल बनकर मिट गया। धुएं की पतली लकीर के बीच हमलावर सामने आया। शैडो आर्मर और क्लोक में लिपटा एक हंटर, एक हाथ में डैगर और दूसरे में दूसरा हथियार, जिसने राक्षस को यूं काट डाला मानो वह कभी था ही नहीं। वह कोई और नहीं बल्कि वही सूंग सुहो था। हाथ में नया ग्रीड गॉन्टलेट चमकता हुआ, बालों में ताजा कट की तीखी धारें। और तब उसे एक चुभता हुआ एहसास हुआ। उसने अभी तक ग्रीड स्किल को टेस्ट ही नहीं किया। उसने गॉन्टलेट पर नजर टिकाई। ग्रीड पहनने के बाद उसकी नसों में बहती ताकत का उफान वह साफ महसूस कर सकता था, मगर अफसोस वह स्किल को ठीक से चेक नहीं कर पा रहा था। उसके मन में सवाल उठे, क्या लेवल बढ़ते ही मैनिफेस्टेशन रेट भी बढ़ेगा? क्या वह अंततः एस रैंक स्टैट्स तक पहुंच सकता है? डिस्प्ले पर शैडो आइटम, ग्रीड, लेवल 1 क्रिएशन रैंक, हीरोइक टाइप गॉन्टलेट। स्टैट मैनिफेस्टेशन 20% चमक रहा था। अटैक पावर 280, स्ट्रेंथ प्लस 28, वाइटलिटी प्लस 22, एजिलिटी प्लस 20, इंटेलिजेंस प्लस 21, परसेप्शन प्लस 20। हर अंक उसकी नसों में नई गर्मी भर रहा था। एक्टिव स्किल स्मैश ओस, लागत 400 मना ठोस संरचनाओं पर एक ऐसा वार जो जमीन तक हिला दे और ठोस वस्तुओं को होने वाला डैमेज कई गुना बढ़ा दे। सुहो ने सोचा, अब जबकि मना स्टोन बॉन्डिंग खत्म हो चुकी है, डंजन के ढहने से पहले जितना समेट सकता है समेट ले। उसके भीतर की अलमारी सी सोच खुल गई। शैडो सोल्जर्स सिर्फ एक दिन तक टिकते हैं, उन्हें स्थायी रखना है तो शैडो आइटम्स में बदलना होगा। फिलहाल उसके पास 340 स्टोर किए हुए शैडो आइटम्स थे। योजना साफ थी, पहले निम्न रैंक वालों को रिलीज करेगा, फिर यहाँ मिले शैडो सोल्जर्स का इस्तेमाल करके नए बनाएगा। उसने शैडो स्किल जगाई। अंधेरों की लहरें उसके इशारे पर उठी और सोल्जर्स को बुलाकर अपने चारों ओर जैसे किसी काले ग्रह की कक्षा में इकट्ठा कर लिया। उसी पल एक नोटिफिकेशन तैरता हुआ सामने आया, शैडो स्किल क्रिएशन लेवल अप। शैडो क्रिएशन से उच्च रैंक आइटम्स बनाने की संभावना अब पहले से कहीं अधिक। ये पढ़ते ही सुहो की आंखें अनायास फैल गईं। अचरज, खुशी, लाइक और तेज होती धड़कनें एक साथ, और फिर धड़ाधड़ कई शैडो हथियार प्रकट होने लगे। तलवारें, कुल्हाड़ियां, डैगर, ढालें, पूरा का पूरा शस्त्रागार उसके चारों ओर हवा में तैरता ठंडे साए डालता हुआ। उसने गौर किया, स्किल लेवल बढ़ते ही उच्च ग्रेड आइटम सब ज्यादा बार प्रकट हो रहे थे। कॉमन ग्रेड का अनुपात घट चुका था। अब वह हीरोइक ग्रेड या शायद उससे भी ऊपर छू सकता था, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे अटक गई। दिल आधा धड़कते धड़कते रुक गया। एक और हीरो ग्रेड आइटम, और वह भी फिर एक गॉन्टलेट। अभी ग्रीड पाए उसे ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। उसके होंठों पर हल्की सी खींच उभरी। हीरो ग्रेड गियर की उपस्थिति कस्टमाइज न कर पाने का अफसोस चुभा। नए गॉन्टलेट से तुलना में ग्रीड के स्टैट बोनस ज्यादा ठोस लग रहे थे। उसने सांस ठंडी की और तय किया, इसे फिलहाल स्टोर कर देता हूँ। सुहो ने मेंटिकोर गियर समेटा और बाहर निकला तो दरवाजे पर हंटर एसोसिएशन के 2 कर्मचारी मौजूद मिले। उसने मन ही मन स्वीकार किया। एसोसिएशन ने अन्य गिल्ड्स को मनाकर रास्ता खोला है, जिसकी बदौलत वह फील्ड टाइप डंजन को लगातार क्लियर कर पा रहा है। फिर भी उसके माथे पर शिकन थी।
उसे डंजन में कोई स्टारडस्ट फैक्ट्रियां नहीं मिली। क्या वे उसकी चाल भांपकर पहले ही ठिकाना बदल चुके थे? एक कर्मचारी उसके पास आया, काम के लिए गर्मजोशी से बधाई दी और अगले फील्ड डंगाउन की बात छेड़ी, पर सुहो की नजर कहीं और खो गई। उसी क्षण उसके फोन पर नोटिफिकेशन चमका। सभी समन किए गए हंटर्स तुरंत हंटर एसोसिएशन में रिपोर्ट करें। उसके भीतर सवाल उठा, आखिर क्या ऐसी चीज हो गई है जिसे तुरंत ध्यान चाहिए? एसोसिएशन भवन में एस रैंक हंटर्स जुट चुके थे। हवा भारी थी, कुर्सियां भी जैसे सावधान बैठी हों। ए रैंक हंटर और नाइट वॉकर गिल्ड मास्टर पार्क जोंगसू ने भीतर ही भीतर नोट किया, दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी गिल्ड लीडर्स एक एक कर पहुंच रहे हैं। वह वहां मौजूद एकमात्र ए रैंक था कि शायद उसे खास तौर पर इसी वजह से बुलाया गया था। बेई उन्होंने कमरे को संबोधित किया। आवाज में अनादि नहीं आपातकाल का वजन था, मानते हुए कि सभी जानते हैं यह बैठक क्यों बुलाई गई है। चोई ने आंखें तानते हुए कहा, शायद वह गेट जो दक्षिण कोरिया के हवाई क्षेत्र में दिखाई दिया। लिम ताइगू ने जोड़ा, यह बैठक गेट के स्वामित्व का निर्धारण करेगी। माँ डोंगवुक होंठों पर मुस्कान लिए बोला, मजेदार, फेम गिल्ड ये गेट लेगी। फिर उसने लिम ताइगू की ओर देखा, गर्व से थपथपाते हुए पूछा, सुना है तुमने एस रैंक हंटर ली मिंशियो को भर्ती कर लिया? कैसे मना लिया उस जिद्दी आदमी को, जबकि हमारी गिल्ड कितनी ही कोशिश कर थक गई? लिम ने बेधड़क जवाब दिया, यह मैंने नहीं, हंटर पार्क दूजिन ने किया। मैं बस काबिल गिल्ड मेंबर्स का मालिक हूँ। ये सुनकर चोई का चेहरा थोड़ा बैठ गया, जैसे भीतर कहीं कोई पुराना घाव फिर हरकत में आ गया हो। उसी वक्त दरवाजा एक तेज धमाके के साथ खुला। सुहो भीतर आया, सांसों में हल्की हड़बड़ी, आंखों में एकाग्रता, देर से आने के लिए माफी मांगते हुए। पसीना पोंछते बोला, वह एक फील्ड टाइप डंजन खत्म कर रहा था। कमरे के सिर उठे एस रैंक सूंग सुहो को देखते ही कई निगाहों में हैरत और उत्साह चमका। वे तुरंत उसके आसपास इकट्ठा हो गए। एक ने गर्मजोशी से अभिवादन किया, जबकि एक ए रैंक हंटर ने सुहो को नाइट ऑर्डर गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर दिया, बेहतरीन ट्रीटमेंट का वादा करते हुए। दूसरे ने फेम गिल्ड का दरवाजा दिखाया। ये सब देख चोई के चेहरे पर एक जाना पहचाना सा भाव आया। शायद उसे पहले के ऐसे ही रिक्रूटमेंट प्रयास याद आ रहे थे। सूंग सुहो ने दोनों ऑफर विनम्रता से पर ठोस शब्दों में ठुकरा दिए, कहा कि उसका किसी गिल्ड में शामिल होने का कोई प्लान नहीं है। दोनों हंटर्स के चेहरे मुरझा गए, मानो उन्हें अभी अभी अपने हाई स्कूल क्रश से रिजेक्शन मिला हो। वे चुपचाप कोने में जा बैठे। सुहो ने एक सीट खींची और चोई को नमस्ते किया। चोई के भीतर एक सधा हुआ विचार चमका। एक बार फिर बिना झिझक उसने मना कर दिया। सुहो ने चारों तरफ देखा और महसूस किया वह वहां मौजूद एकमात्र व्यक्ति था जिसके पास कोई गिल्ड नहीं थी। उसके मन में बीच सा ख्याल अंकुर आया, शायद अपनी खुद की गिल्ड बनाना दूसरों की भर्ती को आसान बना दे। उसे वाकई एक गिल्ड स्थापित करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसी बीच वो जिंचुल अपने असिस्टेंट के साथ बिल्डिंग में दाखिल हुआ। एक अन्य हंटर ने हंसी दबाते हुए आवाज लगाई। जिंचुल के चेहरे का रंग ठीक नहीं लग रहा। पूछा, क्या पेट दर्द वगैरह है? जिंचुल ने हल्की झुककर माफी मांगी, समझाया कि डेटा व्यवस्थित करने में समय लगा, पर सबका एसोसिएशन के समन का जवाब देने के लिए शुक्रिया। वह बैठा और सीधे मुद्दे पर आ गया। अपने एजेंट से ब्रीफिंग पेपर्स बांटने को कहा। उसने गहरी आवाज में कहा, जैसा सभी जानते हैं, कल कोरियाई हवाई क्षेत्र के ऊपर एक गेट प्रकट हुआ। इसे पहली बार उड़ान में एक यात्री विमान के पायलट ने देखा, लेकिन विमान आसपास की मना में फंस गया और क्रैश हो गया। अनेक हताहत। कमरे की हवा एक पल को ठहर गई। हंटर एसोसिएशन ने तुरंत ए रैंक हंटर्स को गेट के मना आउटपुट को मापने के लिए भेजा, मगर गेट से निकल रही मना ए रैंक की हदों को चूर-चूर कर रही थी। उन्हें आसमान में प्रकट हुए उस गेट को एस रैंक के रूप में वर्गीकृत करना पड़ा। कमरे में जैसे किसी ने धूप बुझा दी। सभी हंटर्स सदमे से पीले पड़ गए। सुहो के मन में तीर सा सवाल उठा, क्या यह महान प्रलय के बाद पहला एस रैंक गेट है? चोई की आवाज कांपी। आखिरकार वही चीज प्रकट हो गई जिससे हम सबसे ज्यादा डरते थे। उसकी आंखें लाल आभा में चमक रही थीं और बदन में हल्का कंपकंप था। सुहो ने नोट किया, जो हंटर्स अतीत को याद रखते थे वे भी डरे हुए थे। क्या एस रैंक गेट सचमुच इतने भयावह होते हैं? सुहो ने धीमे पर ठोस स्वर में कहा, अगर हम सब मिलकर तैयारी करें तो हम इसे संभाल सकते हैं, है ना? उसी पल उसके कंधे पर बेरू प्रकट हुआ, आवाज में कड़वा, सच वह कठिन होगा, उसने समझाया। भले ही उनकी सारी ताकत इकट्ठी कर दी जाए, वह चींटियों के लिए भोजन से अधिक कुछ नहीं होगी। कमरे में कई निगाहें बेरू पर ठहर गईं, पहचानते हुए कि यही वह समन किया गया जीव है जिसके बारे में शहर भर में चर्चा है, हंटर सुंग सुहो का फैमिलियर। अचानक एक हंटर के भीतर सिहरन बिजली सी दौड़ी। वह अनायास कांपने लगा। उसका शरीर ऐसा क्यों थरथरा रहा है? माहौल गाढ़ा होता देख सुहो ने बेरू को हल्का सा झिड़क दिया। तुम्हें ऐसा क्या पता है जो हवा को इतना भारी कर रहा है? संभलो, वरना तुम्हें तुम्हारी शेडो में वापस डाल दूंगा। बेरू ने गहरी बेआवाज हंसी के साथ जवाब दिया, मुझे किसी से भी बेहतर पता है, क्योंकि पास्ट वर्ल्ड में प्रकट हुए एक एस रैंक गेट का बोर्ड कोई और नहीं बल्कि मैं ही था।
और गाइस बेरू यहाँ पर जेजू आइलैंड वाले एस रैंक गेट का बात कर रहा है। और गाइस इसी के साथ सोलो लेवलिंग रग्नारॉक के अंदर भी एक एस रैंक गेट अपीयर हो चुका है। और गाइस कमेंट में प्रेडिक्शन करो कि इस एस रैंक गेट का बॉस कौन हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे सोलो लेवलिंग राग्नारॉक का चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सी यू इन अनदर वीडियो।